हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लेकर के आई हूँ। तो बच्चों, आज से हम इस चैप्टर को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम कराएंगे। जैसे कि हमारा सभी बच्चे जानते हैं कि सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। आपके कुछ टॉपिक हर चैप्टर में चेंज हुए हैं, कुछ चैप्टर्स कम हुए हैं, तो आज हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसको समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। उदाहरण है, जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, और जो जल के गुणधर्म होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें हैं, जबकि जल क्या है? जल द्रव है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वलनशील गैसें हैं, जबकि जल जो है वो आग को बुझाने का कार्य करता है। तो हमने देखा कि जो नया पदार्थ बना है यानी कि जल, उसके गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म से बिल्कुल अलग हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था। अब आता है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों, दैनिक जीवन में भी हमारे आसपास अनेकों रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती रहती हैं। तो क्या है वो रासायनिक अभिक्रियाएं? आइए उनको समझते हैं। इसके उदाहरण है भोजन का पाचन। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, तो ये जो भोजन का पाचन है बच्चों, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पचने के बाद भी भोजन जो है वो नए गुणधर्म वाले पदार्थों में बदल जाता है। इसी तरीके से श्वसन, जिसमें हम O2 लेते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना। बच्चों, आपने देखा होगा कि बारिश के समय में लोहे पर जंग लग जाती है, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और दही का बनना, जो दूध से दही बनता है, वो भी बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इन सभी में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके गुणधर्म जिन पदार्थों से मिलकर ये बने हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे दूध से दही बना है, तो दही के गुणधर्म दूध की अपेक्षा बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये थे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कैसे पहचानेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो निम्न कारकों से पता चलता है कि एक रासायनिक क्रिया हुई है। बच्चों, ये कुछ कारक हैं जिनकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसमें सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। कोई भी पदार्थ है जिनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो वो द्रव में बदल सकता है, कोई द्रव में है तो गैस में बदल सकता है, या कोई गैस में है तो वो द्रव या ठोस में बदल सकता है। इसी प्रकार रंग में परिवर्तन। बच्चों, जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके से गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित भी हो सकती है। उत्सर्जन मतलब कोई गैस निकल भी सकती है, उसमें कोई गैस ऐसी बनी हो तो वो बाहर निकल भी सकती है। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी होता है। इसी प्रकार से तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों तापमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि तापमान अगर हम चाहें तो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। अब हम आते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं।
बच्चों ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जैसे हमने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है A+B, फिर तीर का निशान लगाया है C+D, यानी कि इसमें किन दो पदार्थों ने भाग लिया है? तो इसमें A और B ये दो पदार्थ हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है या जिन्होंने भाग लिया है। तो इन दोनों पदार्थों को हम क्या कहते हैं? इनको हम ये अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या होते हैं उत्पाद? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों इसको भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये A+B एरो C+D, तो इसमें A और B ने भाग लिया है तो ये अभिकारक कहलाए हैं। और इसमें जो नए पदार्थ बने हैं वो कौन से हैं? C और D। इसमें C और D का निर्माण हुआ है तो ये C और D क्या कहलाते हैं? ये C और D उत्पाद कहलाते हैं। तो उत्पाद क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होता है, अभिकारक क्रिया करके जिन पदार्थों को बनाते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब क्या है इसका? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, यानी कि अभिकारक भी हो सकते हैं और उत्पाद भी हो सकते हैं, जब हम उन अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में अगर हम लिखेंगे तो फिर जो समीकरण बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। मतलब यह है कि अभिकारक और उत्पाद को हम उनके प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से इसमें प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। बच्चों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। आइए इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदाहरण के द्वारा और अच्छे प्रकार से समझते हैं। जो आपकी किताब में ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 1.1, इसमें क्या है? इसमें जब मैग्नीशियम रिबन का हम वायु में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में दहन करेंगे तो वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इसके फलस्वरूप क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो ये क्या कहला रहे हैं? ये अभिकारक कहला रहे हैं और ये जो बने हैं ये उत्पाद कहला रहे हैं। तो बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की है कि यहाँ पर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि अभिकारकों और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखा है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? इसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। इसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। अब इस शब्द समीकरण को हम रासायनिक समीकरण के रूप में यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक या सूत्र, मैग्नीशियम का प्रतीक या सूत्र होता है Mg। इसी तरीके से ऑक्सीजन का प्रतीक या सूत्र होता है O2। तो हम इसको प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो जब हम इसको प्रतीकों के रूप में या फिर सूत्र के रूप में लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। इसको हम आगे अच्छे से और समझते हैं। ये देखिए Mg प्लस O2, Mg क्या है? मैग्नीशियम, और O2 क्या है? ऑक्सीजन। इन दोनों ने अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। तो ये दोनों अभिकारक हैं और ये क्या है? ये उत्पाद है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये समीकरण संतुलित नहीं है। अभी संतुलित नहीं है, क्यों नहीं है और क्या होती है संतुलित समीकरण, इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए। अब हम आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होती है संतुलित रासायनिक समीकरण? कब हम कहेंगे किसी रासायनिक समीकरण को कि ये संतुलित है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों यानी कि बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, यानी कि ये हमने एक उदाहरण लिया है, इसका जो बायां पक्ष है वो है
जिंक, जिंक क्या होता है, इसको हम कहते हैं जस्ता, जस्ता या जिंक इसको हम कहते हैं। जब इसकी हम क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब हम जस्ते की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS और ये क्या है, राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा दायां पक्ष। तो यहाँ पर हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या हम देखेंगे। यहाँ पर जिंक के कितने परमाणु हैं, 1, और इधर भी कितने हैं, 1। इसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, H2, 2 लिखे हैं तो हाइड्रोजन के 2 हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, H2, यानी कि इधर भी बराबर है। जिंक भी बराबर था, इधर 1 थे जिंक के, इधर भी 1 थे, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं। अब सल्फर के देखते हैं, सल्फर यानी S, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर कितना है, 1 है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, O4, और यहाँ पर भी कितने हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, O4। तो यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, या फिर ये कहें कि अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान है। और जब ये समान है तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बच्चों एक असंतुलित रासायनिक समीकरण भी देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कब असंतुलित होता है। ऊपर हमने अभी पढ़ा था कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि जब हम मैग्नीशियम Mg की क्रिया O2 से कराएंगे तो MgO बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1, मैग्नीशियम के कितने हैं, 1 है, और इधर कितने हैं, इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, इधर 2 हैं, और इधर कितने हैं, इधर 1 ही है। यानी कि ये समीकरण कैसा है, असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि अभिकारक साइड में ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं जबकि उत्पाद साइड में केवल 1 है। इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए हम आगे दिखेंगे इसको किस तरीके से संतुलित करेंगे। तो ये हमारा ये था संतुलित समीकरण, जिसमें दाएं और बाईं ओर दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, और ये है हमारा असंतुलित समीकरण, जिसमें दाईं और बाईं ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान है। अब आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, क्या महत्व है इस संतुलित रासायनिक समीकरण का। तो बच्चों हमने कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बन सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। या फिर इसको हम दूसरे पक्ष में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले, यानी कि अभिकारक जो होते हैं, एवं उसके पश्चात, यानी कि जब उत्पाद बन जाते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब अभिकारक साइड में जैसे A + B = C + D, ये मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें रिएक्शन से पहले, यानी कि अभिकारक साइड में जितने तत्व के परमाणु हैं, उत्पाद साइड में भी तत्व के परमाणु उतने ही रहने चाहिए। संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए। संख्या समान होगी तभी इसका द्रव्यमान समान होगा और तभी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करेगा। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण से संतुलित रासायनिक समीकरण का बहुत महत्व होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना। तो बच्चों जब हम देखेंगे कोई समीकरण अगर असंतुलित है तो उसको किस तरीके से हम संतुलित करेंगे वो हम यहाँ पर जानेंगे। इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। क्या है ये विधि, आइए समझते हैं। हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये एक समीकरण दिया है जिसमें दिया है Fe + H2O = Fe3O4 + H2। Fe क्या है, Fe को आयरन या लोहा है, आयरन या इसको लोहा भी कहते हैं, और H2O क्या है, ये जल है, और ये Fe3O4 ये फेरिक ऑक्साइड है, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है।
तो यहाँ हम इसको देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में Fe के कितने परमाणु हैं, 1, और राइट हैंड साइड में Fe के कितने परमाणु हैं, 3। Fe3 लिखा है, तो यानी कि Fe के कितने परमाणु हैं, 3। तो यहीं पर यह संतुलित है, ये यहीं पर संतुलित नहीं है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है जबकि राइट हैंड साइड में 3 है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, H2, और इधर भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, यानी कि H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या दोनों ओर क्या है, बराबर है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर संतुलित है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर O4, यहाँ पर है 4 परमाणु। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन और आयरन दोनों के ही परमाणु अभिकारक साइड और उत्पाद साइड में बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी कि बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण कैसी है, असंतुलित। अब हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो बच्चों इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर अनेक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में ही दिए हुए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तभी आप उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले चरण 1 यानी स्टेप 1, इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं, असंतुलित समीकरण को, और लिखने के बाद फिर हम उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, उसके सभी यौगिकों को। ये देखिए हमने ये बॉक्स में बंद कर दिए, बॉक्स में बंद कर दें, या हम इसको कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं। अब इस बॉक्स का मतलब है कि इसके अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। जो हमने बॉक्स बनाया है इसके अंदर ये जो लिखे हुए हैं इनके अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो भी बदलाव करना है हमें बॉक्स से बाहर करना है। अब हम आते हैं चरण 2 पर, स्टेप 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो असंतुलित समीकरण है इसमें जो विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं उनकी हम एक टेबल बनाते हैं। आइए कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये देखिए हमने वो समीकरण यहाँ फिर से लिख लिया है ये, और अब हमने यहाँ पर एक साइड तत्व लिख लिए हैं। इसमें तत्व कौन कौन से हैं, एक ही आयरन है, Fe हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है। अब हम क्या लिखेंगे, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। अब हम देखेंगे अभिकारक साइड में आयरन के कितने परमाणु हैं, तो अभिकारक साइड में आयरन के कितने परमाणु हैं, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब हम देखेंगे उत्पाद साइड में कितने हैं, उत्पाद साइड में है Fe3, यानी कि आयरन के कितने परमाणु हैं, 3। इसी तरीके से अब हाइड्रोजन के देखेंगे, अभिकारक साइड में कितने हैं, H2, 2, कितने हैं, 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब हम उत्पाद साइड में देखेंगे, इधर भी कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन के देखेंगे, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 1, तो हम लिख देंगे 1, और इधर कितने हैं ऑक्सीजन के, 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। तो हमने ये दूसरे स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में पूरे समीकरण को जो यौगिक हैं उनको बॉक्स में बंद कर दिया। दूसरे स्टेप में हमने अभिकारक साइड में तत्वों की परमाणुओं की संख्या लिख ली और उत्पाद साइड में भी परमाणुओं की संख्या लिख ली जो हमें दी गई है। अब स्टेप 3 देखते हैं, स्टेप 3 में क्या करना है। चरण 3, स्टेप 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। वैसे तो बच्चों हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं पहले, लेकिन हम सबसे पहले सुविधा के लिए जिसमें अधिक परमाणु होते हैं उसको हम संतुलित करते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं Fe3O4, और इसमें भी हम सबसे पहले ले लेते हैं ऑक्सीजन को। तो Fe3O4 में हम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने पर, अब ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम एक टेबल फिर से बनाते हैं। इधर हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में कितने थे और संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इधर लिख लेंगे अभिकारकों में प्रारंभ में कितने थे और उत्पादों में प्रारंभ में कितने थे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रारंभ में अभिकारक साइड में, प्रारंभ में अभिकारक साइड में कितने हैं, 1, और ये एक किसमें है, ये एक है H2O में, ये एक हमारा किसमें है, H2O यानी जल में है। जल में एक है क्या, ऑक्सीजन के परमाणु। अब उत्पाद साइड में देखते हैं, उत्पाद साइड में है 4, और 4 किसमें है, Fe3O4 में, Fe3O4 में 4 है। तो जल में प्रारंभ में 1 ऑक्सीजन था और उत्पाद साइड में देखेंगे Fe3O में 4 थे। अब हमें संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो 4 हैं, 4 को
इधर भी 4 हमें करना है, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे, 4 × 1, 4। ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे, 4, और यहाँ पर तो 4 थे ही थे। तो यानी कि हम संतुलित करने के लिए जल में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो देखिए अब हम इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए, अब हम बीच में तो कहीं लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से 4 लिख देंगे। और ये हमारा बॉक्स में तो पहले से बंद था ही था, ये पहले इस तरीके से हमने इसको बॉक्स में बंद किया था। हमने 4 कर दिया, तो ये हो गया Fe + 4H2O = Fe3O4 + H2। तो अब हमारे ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 4, और इधर भी कितने हैं, 4। तो यानी कि ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए हमने ये 4 का इधर गुणा कर दिया और इस तरीके से लिख लिया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब हम संतुलित करेंगे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन। अब हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन करने के लिए सेम उसी तरीके से टेबल बनाएंगे जैसे हमने चरण 3 में बनाई थी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अब देखिए हाइड्रोजन के इधर जल में कितने हैं, सबसे पहले H2O में प्रारंभ में कितने हैं, प्रारंभ में है 4 दूनी 8, ये कितने हैं, 8 हैं हाइड्रोजन के। ये 4 यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 4 है और ये ऑक्सीजन भी 4 है। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 ये और 2 ये थे, तो इनको गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 8। और किस में है ये 8, H2O में। H2O में कितने हैं, H2O में 8। और उत्पाद साइड में कितने हैं हाइड्रोजन के, उत्पाद साइड में है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और ये 2 किस में है, H2 में है ये। तो हमने H2 में 2 लिख दिया। अब संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे। 4 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो इनको तो हम 8 ही रहने देंगे और इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, यानी 2 × 4, तो ये आ जाएगा 8। तो अब हम 4 का गुणा करेंगे, किस में करेंगे, उत्पाद साइड में हाइड्रोजन में। तो देखिए यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देंगे। ये देखिए हमने नीचे करके दिखाया है, ये 4 का गुणा हमने इसमें कर दिया H2 में। तो ये हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, इधर 4 दूनी 8, 8 हो गए हाइड्रोजन के परमाणु। और इधर कितने हो गए, इधर भी हमारे 4 दूनी 8, 8 इधर भी हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 8 राइट हैंड साइड में। यानी कि हमारा अब ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया और हमारा हाइड्रोजन भी अब संतुलित हो गया। अब आगे चलते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 क्या है, अब कौन सा बचा है समीकरण में, आयरन परमाणु बचा। तो अब आयरन परमाणु का संतुलन अब हम करेंगे। आयरन परमाणु का संतुलन करने के लिए भी सेम हम टेबल बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। अभिकारकों में प्रारंभ में देखेंगे और उत्पाद में देखेंगे। तो अभिकारकों में प्रारंभ में कितने हैं आयरन के, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसमें से देखते हैं प्रारंभ में कितने हैं, इधर 1 है ये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। और ये किस में है, ये है Fe में, ये है Fe में। और उत्पाद साइड में किस में है, Fe3O4 में 3 है, कितने हैं, 3। और ये 3 है किस में है, ये 3 है Fe3O4 में, ये Fe3O4 में ये 3 हैं। तो अब हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का इधर गुणा करना पड़ेगा। 1 × 3 = 3 और इधर 3 है ये। तो अब हमें Fe में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो यहाँ Fe में हम कितने का गुणा कर देंगे, 3 का। तो ये हो जाएगा 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। अब हम देखेंगे कि ये हमारा समीकरण संतुलित है। क्यों, क्योंकि इसमें सभी तत्वों के परमाणु लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा चरण 6, ये हमारे चरण 6 में हम क्या करेंगे, उसका जो बॉक्स हमने बनाया था उसको अब हम हटा देंगे। और बॉक्स हटा करके हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। अब हम इसको देखेंगे, आयरन के यहाँ पर कितने हैं, 3, और इधर भी आयरन के कितने हैं, 3, यानी कि आयरन बराबर है। हाइड्रोजन के देखते हैं 4 दूनी 8 और इधर भी कितने हैं, 4 दूनी 8। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के ये 4 हैं, 4। ये जो संख्या लगी है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ये ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 परमाणु हैं
और इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 परमाणु हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ये समीकरण अब कैसा है, अब ये समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आगे चलते हैं। चरण 7 स्टेप 7। बच्चों अब ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है अब ये पूर्ण नहीं है, हम इसको कंप्लीट तब मानेंगे जब हम इन सभी पदार्थों को उनकी अवस्थाओं के साथ लिखेंगे। यानी कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है, तो उस अवस्था को जब हम लिख देंगे तब ये पूर्ण रूप से संतुलित माना जाएगा। तो बच्चों पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को भी हम यहाँ संकेत के रूप में लिखेंगे। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, गैस, द्रव, ठोस। गैस को इंग्लिश में GAS होती है इसकी स्पेलिंग, तो इसके पहले लेटर यानी कि हम गैस को G से शो करते हैं। इसी तरीके से द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, तो इसको स्मॉल l से, और ठोस को सॉलिड कहते हैं, तो इसको स्मॉल s से, और जलीय विलयन जो होता है उसको एक्वस कहते हैं, तो इसको हम AQ से दर्शाएंगे। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र जो हैं उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। मतलब ये जो सूत्र लिखे जाते हैं ये हमेशा भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जो Fe है आयरन, उसकी भौतिक अवस्था क्या है, उसकी भौतिक अवस्था ठोस है, तो ठोस के लिए हम क्या लिखते हैं, सॉलिड के लिए S, तो हम यहाँ पर लिख देंगे S, पुस्तक में लिख देंगे। इसी तरीके से जो H2O है, H2O क्या है, जल, तो जल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे गैस G। अब यहाँ G क्यों लिखेंगे, G इसलिए लिखेंगे क्योंकि जल को हमने यहाँ पर भाप के रूप में लिया है, और भाप क्या है, एक गैस है। इसी तरीके से Fe3O4 जो फेरिक ऑक्साइड है इसको हम S लिखेंगे, S यानी कि ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड है। और ये H2 है जो हाइड्रोजन गैस है, इसको गैस है तो इसीलिए हम इसको G लिखेंगे। अब हमने इसको भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखा तो हमारा ये पूर्ण रासायनिक संतुलित समीकरण है। अब हम देखते हैं कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। बच्चों सभी नहीं, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियां जो होती हैं वो एक निश्चित ताप पर होती हैं या फिर एक उनके लिए एक निश्चित दाब की जरूरत होती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की जरूरत होती है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमने एक निश्चित ताप की जरूरत है कि इतने ताप पर ये होगी, या दाब की जरूरत है, तो उस ताप, दाब और उत्प्रेरक को हम ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जैसे ये जो रासायनिक समीकरण है CO+2H2 एरो CH3OH। CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 गैस है, और CH3OL मेथिल अल्कोहल ये एक लिक्विड है। तो यहाँ पर जो है हमें 340 ATMP यानी कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि वायुमंडलीय दाब है। 340 क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो हमको इस रिएक्शन के लिए इतने दाब की जरूरत है, तो हम इस दाब को कहाँ लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर अथवा नीचे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर भी होता तो हम टेम्परेचर को भी ऊपर या नीचे लिख सकते थे। मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए है नहीं, वैसे हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है, तो हम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत है, तो इसको हम तीर के निशान के नीचे लिख सकते हैं। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं बच्चों ये कुछ पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसमें कभी भी भाग नहीं लेंगे, बल्कि केवल इसके वेग को या तो बढ़ा देंगे या इसको घटा देंगे। मतलब उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उसके वेग यानी स्पीड को या तो तेज कर देंगे या फिर उसको धीमा कर देंगे। तो ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगर कोई उत्प्रेरक भी यूज हुआ है तो उसको भी हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि जानी। अब वैसे अगर इसमें क्वेश्चन आपसे प्रॉपर ये पूछा जाता है कि किसी रासायनिक समीकरण को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हम इस पूरी विधि को स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिख करके समझ सकते हैं, या इसको हम समझने के लिए भी चरणबद्ध तरीके से समझ सकते हैं। और अगर इस पर कोई शॉर्ट में क्वेश्चन आता है
जैसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस पर कि कोई रासायनिक समीकरण अगर हमें दिया है उसको संतुलित कीजिए, और या फिर हमें शॉर्ट में हर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ज्यादा जटिलता की जरूरत नहीं होती, शॉर्ट में कोई रासायनिक समीकरण सॉल्व करना है तो इसके लिए हम ये एक मेथड आपको और बता रहे हैं। अब ये देखिए, हमने एक समीकरण लिखी है Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2। ये वही समीकरण है जिसको हमने विस्तार पूर्वक पीछे स्टेप बाय स्टेप इसको हमने संतुलित करना सीखा है। तो बच्चों, अब हम इसी समीकरण को एक संक्षिप्त तरीके से भी संतुलित करना आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई शॉर्ट में क्वेश्चन आया है या फिर आपके पास टाइम कम है और आपको संतुलित समीकरण जल्दी करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसी तरीके से कोई दूसरी रासायनिक समीकरण है आप उसको भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बॉक्स में बंद करेंगे या ब्रैकेट में बंद करेंगे। और ब्रैकेट में बंद करने का क्या मतलब है, ब्रैकेट में बंद करने का मतलब है कि इसके अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर जो भी हमें परिवर्तन करना है, यानी कि अगर हमें किसी संख्या का गुणा करना है तो हम केवल बाहर कर सकते हैं, अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम ये एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये तत्व लिखे हैं, इधर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, इधर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आयरन को देखते हैं, आयरन Fe, अभिकारक साइड में परमाणु की संख्या कितनी है इसमें, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब उत्पाद साइड में देखते हैं, उत्पाद साइड में Fe3, तो ये कितनी है आयरन की संख्या, ये 3 लिखा है, तो यहाँ पर कितनी आयरन परमाणु की संख्या उत्पाद साइड में, 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब हम हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे अभिकारक साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन कितने हैं, H2, तो 2 लिखे हैं, इसका मतलब कितने हैं, 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब इस साइड देखेंगे, इधर हाइड्रोजन की संख्या है H2, इधर भी कितनी है, 2, तो हम यहाँ भी लिख देंगे 2। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की देखेंगे इधर अभिकारक साइड में है 1, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसको 1 ही मानेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। और यहाँ पर कितनी है, O4, यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4, तो अब हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हम इसको संतुलित करते हैं। तो बच्चों, आयरन को संतुलित करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है कि अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में तत्व के सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आयरन का हमने लिया, तो आयरन की अभिकारक साइड में कितनी संख्या है, 1, और उत्पाद साइड में कितनी है, 3। इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभिकारक साइड में 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम अभिकारक साइड में आयरन है, यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे, तो इधर भी 3 हो गए और राइट हैंड साइड में भी 3 हो गए, यानी कि हमारा आयरन क्या हो गया, संतुलित। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, इधर 2 हैं अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में भी 2 हैं, यानी कि बराबर हैं, यानी कि हमारा हाइड्रोजन तो संतुलित है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है, यानी कि संख्या बराबर नहीं है, और बराबर करने के लिए हमको अभिकारक साइड में 4 का गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा ये 4 आएगा। जब अभिकारक साइड में यानी कि 1 में हम 4 का गुणा करेंगे तो इस 4 को हम अभिकारक साइड में ही लिखेंगे। तो हमें ऑक्सीजन करना है तो हम ऑक्सीजन में 4 का गुणा बीच में तो हम कहीं कर नहीं सकते, ना यहाँ कर सकते ना यहाँ कहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे, पूरे जल में ही करेंगे। तो जो अब ये जल का अणु है ये H2O, तो हमने इसमें जब 4 का गुणा करा तो अब ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, क्योंकि ये जो संख्या 4 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4, तो हमने यहाँ 4 कर दिया, और इधर भी कितने थे, 4, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा कैसा हो गया, संतुलित। लेकिन बच्चों, जैसे ही हमने इसको 4 किया तो 4 हाइड्रोजन के लिए भी है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 2 तो ये थे, और 4 दूनी 8, इसमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो ये कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो हमारे हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए, यानी कि हमने इस 2 में जो पहले से थे उसमें 4 का गुणा हुआ है तो हमारे 8 हो गए, और राइट हैंड साइड में कितने रह गए, 2, यानी कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। अब हम इसको संतुलित कैसे करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए हम अभिकारक साइड में तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम उत्पाद साइड में हम 4 का गुणा कर देंगे,
4 का गुणा कर देंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। तो देखिए उत्पाद साइड में हम इसमें इधर करेंगे गुणा, इधर ये हमने 4 का गुणा कर दिया। तो यहाँ हाइड्रोजन अब कितने हो गए 8। तो अब देखिए दोनों ही साइड हमारे तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो गई समान। आयरन की भी देखिए दोनों साइड बराबर है, हाइड्रोजन की भी दोनों साइड बराबर है और ऑक्सीजन की भी दोनों साइड बराबर है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में टेबल बना करके संतुलित कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम इसको लास्ट में क्या करेंगे, इनकी अवस्थाएं भी लिख देंगे। जैसे आयरन सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है तो S लिख देंगे, ये भाप के रूप में था तो यहाँ G गैस लिख देंगे, और ये किस में रूप में था, ये सॉलिड रूप में है तो यहाँ S लिख देंगे, और ये गैस रूप में है तो यहाँ G लिख देंगे। ये हमने पीछे भी आपको बताया है। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको करके देखिए, पहले स्टेप बाय स्टेप तरीके से भी और फिर इस तरीके से भी आप इसको संतुलित करने की कोशिश करिए। तो ये इजीली संतुलित हो जाएगा और आपको ये संतुलन की विधि आ जाएगी। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो? बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स की भी शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।